पूज्य अशोक सिंघल जी को नमन करते हुए पूज्य अशोक सिंघल जी को नमन करते हुए शिक्षा नीति, वर्तमान शिक्षा नीति, उसकी चुनौतियां, संभावनाएं, इस पर मंच पर माननीय हरवंश जी की अध्यक्षता, अमर जी, पाल जी का मौजूद रहना, डॉक्टर सुशील का अंग्रेजी का ज्ञान और सामने बैठे हुए लोगों का संस्कृत और अन्य विषयों का ज्ञान, उसके बाद वकील पहला स्टेटमेंट दे, ये गड़बड़ है। मेरे साथ जो है ये ईमानदारी नहीं बरती गई है। मैं आराम से सोच रहा था कि अंतिम वक्ता होऊंगा, कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, धीरे से कह दूंगा जो अभी तक कहा है लोगों ने उसको मैं डिटो करता हूँ। लेकिन कभी कभी होता है, एक जजमेंट ऐसा हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कि चीफ जस्टिस साहब ने पहले लिखाया, माननीय अशोक भूषण जी ने उसे 1 जनवरी को बाद जब कोर्ट खुली तो लिखाया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मेरे मित्र के साथ मेरा डिस्कशन हो चुका है और वो जो उस जजमेंट में लिखाने वाले हैं मैं उसे एंडोर्स करता हूँ। तो मेरे बड़े भाइयों जो कुछ बोलेंगे मैं उसे एंडोर्स करता हूँ। ये बात कह कर के मैं अपनी बात को ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी घबराए। पिछली बार मैं घबराया था आपके स्टेटमेंट पर, इस बार आप मेरे स्टेटमेंट पर घबरा गए। जी हाँ, पहले वक्ता से ये अपेक्षा नहीं की जाती, इसलिए कुछ ना कुछ कहना चाहिए। इसीलिए तो चुपचाप रहा मैं कि अभी तीनों के तीनों कहते कि हमसे बात ही नहीं हुई। विषय शिक्षा है, कम से कम इंट्रोडक्शन आपके सामने है। हम शिक्षा को बदलने की तैयारी में थे। याद करिए 1950 के बाद पहली मुदालियार रिपोर्ट, मुदालियार रिपोर्ट के बाद 58 के अंदर डॉक्टर राधाकृष्णन ने हायर एजुकेशन पर रिपोर्ट दी। यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वो पहले वाइस चांसलर रह चुके थे और शिक्षाविद, फिलोसफर, कई आयाम थे उनके। फिर 62 के करीब कोठारी कमीशन याद आता है, उसने काफ़ी कुछ चेंज किया, IAS IPS से लेकर के 3 इयर्स कंपल्सरी ग्रेजुएशन, इसके बाद रिसर्च वर्किंग, 1956 में UGC का आना, उसका काम करना। मैं केवल रिमाइंड कर रहा हूँ आज तक कि हम कहाँ से कहाँ तक आ चुके हैं। 92 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86 वाले में मेजर अमेंडमेंट करती है। आज की स्थिति जो है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ क्योंकि सोशल इंजीनियर होने के कारण सारी गड़बड़ियाँ जो भी एजुकेशन में थोड़ी बहुत होती हैं या नहीं होती हैं, उनका एडजुडिकेशन मेरी अदालत जहाँ मैं कार्य करता हूँ वहीं आकर के होता है। पहली चीज़ वो कह गए, एजुकेशन केवल डिग्री देती है, ज्ञान नहीं। एजुकेशन केवल और केवल यहाँ पर नौकरी का माध्यम रह गया है कि हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके बाद हमें नौकरी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। तीसरा, मेरे रोज़गार, मेरे कार्य, मेरी वर्किंग का वह एक माध्यम रहेगा, जो मैं सीखूंगा उससे मैं
कर पाऊंगा, ऐसा जो करता है वो थोड़ा बहुत ज्ञान ग्रहण करता है अपनी फील्ड का। वो लोहार भी हो सकता है, वो लकड़हारा भी हो सकता है, वो घर में सीखता है, वो कालीन बुनने वाला भी हो सकता है, वो सीखता है, वहाँ ज्ञान है। लेकिन अदरवाइज इट इज़ डिग्री मिल। जी हाँ, यूजीसी ने कह रखा है कि इतने नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश होंगे तो आपको एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कंसीडर किया जाएगा। आज एडवर्टाइजमेंट होता है, 45 दिन बाद उसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जमा करने की होती है। मैं 4,000 से लेकर के, ये सबसे कम कीमत है, 4,000 से लेकर के जितना चाहे उतना पैसा खर्च करके पेपर इंटरनेशनल लेवल के क्लेम करते हैं, वो क्वालिफाइड हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं, सैंक्शनड हैं, एक्सेप्टेड हैं बाय यूजीसी स्टैंडर्ड्स, उनमें छप जाते हैं। 45 दिन में 5 पेपर, 8 पेपर, 7 पेपर, और वो सारे यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन के साथ लगा दिए जाते हैं और उनको कोई भी सिलेक्शन कमेटी का मेंबर डिस्कार्ड नहीं करता है। यूपी हायर एजुकेशन के मेंबर रह कर के 50,000 एप्लीकेशंस को आपने स्क्रूटनाइज किया होगा। शायद मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मैंने पूछा था, ये डिस्कशन मेरा हुआ था, आपसे पूछा, बोले हाँ यही नॉर्म है। यूजीसी के चेयरमैन से पूछा, क्या नाम है उनका, डॉक्टर मित्तल, हमारे उत्थान न्यास के साथ भी जुड़ी हैं, उनसे पूछा, उन्होंने कहा यस इट इज़ वैलिड, प्रॉपर। क्यों आनंद जी, ये सही है क्या? संस्कृत में भी कोई 4 पेपर पब्लिश हुए इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा संस्कृत जो पढ़ाई जाती है और पढ़ी जाती है और जिस पे सही में अनुसंधान होता है। मुझे डॉक्टर साहब ने धीरे से कहा था कि वो भारत से ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ में हो रहा है और उनमें से चीन भी एक है। ये चुनौतियां हैं। तीसरा, अभी गया है कोरोना, बिना पढ़े, बिना एग्ज़ाम दिए, बिना क्लास को फेल किए हुए वकील भी बने हैं, डॉक्टर भी बने हैं, एमबीए भी बने हैं और सारी डिग्रियां रिकॉग्नाइज्ड। तीसरा, यूनिवर्सिटी कमर्शियलाइज्ड। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अपना शेयर का बाजार निकालती हैं, शेयर मार्केट में हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हैं एज यूनिवर्सिटी। सर, एक 5वीं चीज़, बैंक प्राइवेट लोन देता है एजुकेशन पर, उस पर इंटरेस्ट कमर्शियल लगाता है, वो पैसे से आप फीस का पेमेंट करते हैं। यूनिवर्सिटी इंश्योर करती है कि एक भी बच्चा अगले 4 साल में फेल नहीं होगा, चाहे वो किसी भी डिग्री का हो, क्योंकि वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की फीस और खर्चा देने के बाद फेल होने के लिए तैयार नहीं है। ये सच है। इसको ठीक करने की चुनौतियां,
सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट आया GSE 30, 15 साल की योजना को लेकर के 2015 में एक कमेटी बनी, कमेटी फेल कर गई। 2017-18 में दूसरी कमेटी बनी जिसकी रिपोर्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट 2019 कहलाता है। 2020 के अंदर वो रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई, कहा गया कि इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये पार्ट है संभावनाओं के फर्स्ट फेज का। जी, किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर वो इम्प्लीमेंटेशन का फेज हो चुका है, क्या क्या होना है, सिलेबस बन चुके हैं क्या? उत्तर है नहीं। टीचर्स के उसके अकॉर्डिंगली एडेप्टेशन कोर्सेज हो चुके हैं क्या? सब टीचर्स, फैकल्टी, प्रोफेसर्स के हाथ में वो सिलेबस आ चुके हैं क्या? नहीं। ये बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, शायद एक हुआ है। अब प्राइमरी में, ये प्राइमरी से लेकर के और डॉक्टरेट तक की बात हो रही है। प्राइमरी में 6 साल शायद इम्प्लीमेंट हो गया है कि अब 6 साल के बच्चे को ही एडमिशन दिया जाएगा स्कूल लेवल के ऊपर, उससे कम के बच्चे को 3 से। यस, आई एम राइट। एक इम्प्लीमेंटेशन है अब, जो 20-21 में होना चाहिए था। टीचर्स की तैयारी 22 तक हो जानी चाहिए थी। क्या 30 तक हम नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सारे देश में ग्रेजुएट निकाल लेंगे? क्या 30 तक हर डिस्ट्रिक्ट में नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विद मल्टी डिसिप्लिनरी तैयार हो जाएगा? आई डाउट। ऑटोनॉमस होना है। होना क्या है? मैं उसको लॉ के हिसाब से समझाने की और समझने की कोशिश करता हूं, तो जो मेरी समझ में आया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। सर, वर्ड यूज किया गया है मल्टी इंस्टीट्यूट, मल्टी डिसिप्लिन, मल्टी एंट्री, मल्टी एग्जिट, मल्टी मोड, मल्टी लैंग्वेज, फ्लेक्सिबल फोर्सिंग ऑप्शंस। सर, जो आपके मन में इसके चलते फीलिंग आई हो वो सच है। ये 8 साल है, मैं लॉ से शुरू करता हूं। लॉ के फर्स्ट ईयर के अंदर ज्वाइन किया, इंटर के बाद वही लास्ट 4 जब क्रॉस कर लेगा वो स्कूलिंग के 2+2 तब आएगा। साल भर पढ़ा, सुना मैं तो नहीं पढ़ता, मन नहीं लगा, अभी तक उसका वो साल बेकार हो जाता है। अब उसको कहा जाएगा कि तुम क्लर्क बन सकते हो, लेकिन तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं देंगे। सॉरी, सर्टिफिकेट एक दे देंगे कि तुमने इतने पॉइंट गेन करे हैं और तुमने फर्स्ट ईयर अपना पूरा किया है, इसका सर्टिफिकेट दे देंगे। ग्रेड, इट इज कॉल्ड ग्रेडिंग। अब वो मेरे यहाँ क्लर्क बन सकता है अगर उसने 2 साल पूरे कर लिए और फिर कह रहा है अब मैं नहीं पढ़ना चाहता, देन ही विल गेन डिप्लोमा। He can go out in first year and second year, he can come and go somewhere else also. इसको उल्टा कर लेता हूं, उसने 2 साल इंजीनियरिंग किया और 2 साल के बाद उसके मन में आया कि ना मैं तो लॉ पढ़ूंगा, then he can come out with this grading, he can join law. लॉ के अंदर उसने पढ़ना शुरू करा और सेफ्टी लॉ पढ़ा 3rd ईयर में, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी है। उसने कहा मैं सेफ्टी लॉस पढ़ूंगा, और जब उसने सेफ्टी लॉस पढ़े तो इंडस्ट्री सेफ्टी ऑफिसर के लिए
वो उस डिप्लोमा के साथ, हायर डिप्लोमा के साथ क्वालिफाई कर गया। अगर 2 साल पढ़ लेगा तो उसे डिग्री मिल जाएगी। देन ही कैन बिकम द ऑफिसर, रादर देन सुपरवाइजर ही कैन बिकम द ऑफिसर। तो 4 साल की डिग्री में भी वो एक की जगह पे दूसरी जगह जा सकता है। चलिए 4 साल के बाद मेरे मन में आया कि नहीं, मैं ओरिएंटल साइंसेस पढ़ूंगा और उस समय की वैज्ञानिकी को पढ़ूंगा या लॉ पढ़ूंगा कि उस समय का लॉ कैसा था। तो मैं साल भर के लिए पहले संस्कृत भी पढ़ सकता हूं, या वो पाली भी पढ़ सकता हूं, या वो भाषा पढ़ सकता हूं जिसमें वो साहित्य और उस विषय का मटेरियल है। उस लैंग्वेज को सीखने के बाद मेरे को फिर ग्रेड मिलेगा और मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन उस स्पेशलाइजेशन के साथ उस फील्ड में कर सकता हूं। ये 5 साल में हो गया। 6 साल के अंदर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया और अब अगले 2 साल में मैं रिसर्च पूरी करूंगा। ये मल्टी फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के है, ऑप्शंस को लेकर के है। उनमें से कुछ ऑप्शंस फोर्सफुल हैं कि आपको करना ही होगा। उन 6 सब्जेक्ट में से 4 पढ़ने ही होंगे और उन 4 को पढ़ने के साथ 4 आप अपने मन से 40 में से ले सकते हैं। ये सब अभी इम्प्लीमेंट होना है। जैसे साइंस में, आर्ट्स में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं या मल्टीपल हो जाएंगे। अभी तक 4 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, कॉलेज में उसका प्रोफेसर होता है। नहीं, अब ज़रूरी नहीं है मैं एक इंस्टीट्यूट छोड़ करके जहाँ वो सब्जेक्ट है वहाँ भी जा सकता हूँ, वहाँ छोड़ करके वापस अपने इंस्टीट्यूट में भी आ सकता हूँ। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतनी मल्टी डिसिप्लिनरिटी क्या अगले 7 साल में हम पा जाएंगे? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क विच आई एम पुटिंग एज ए फर्स्ट स्पीकर कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने 5 कमीशंस के नाम लिए, उनकी रिपोर्ट्स के नाम लिए। अगर उन 5 कमीशंस की रिपोर्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया गया होता तो शायद आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नाम ना लेकर के हम उसी में मॉडिफाइड पॉलिसी का नाम लेते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन उठा के देखिए, आधी पॉलिसी वही है। लैंग्वेज के ऊपर, हायर एजुकेशन के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। मैं आप ही की ओर देख करके बोल रहा हूँ ये बात। मुझे वही चीज़ें मिली जो उस पॉलिसी में थी, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई आज तक। रिसर्च का अगर पर्पस यही रह जाएगा, इससे ज़्यादा है मैं कह नहीं रहा हूँ। और जब मैंने कहा था कि इस तरह से बाज़ार से आर्टिकल, रिसर्च पेपर्स मिल जाते हैं जो छपे कहलाते हैं कि छप गए, ये तो शुरुआत है। इससे ज़्यादा की गंदगी आप सब लोगों को मालूम है इन एवरी यूनिवर्सिटी। और जसपाल भट्टी को अगर लोगों ने देखा हुआ है तो फिर कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। वो सबसे अच्छा और सुंदर व्यंग्य था। करना क्या है, कहाँ आ रहा है? लॉ। फॉरेन का वकील घुसने को तैयार बैठा है। सर, जब से आपसे बात हुई उसके हफ्ता भर के अंदर रूल बन गए। अब रूल बन गए, आरबीआई के ने रूल बना दिए कि इंग्लैंड का वकील 2 साल के अंदर खाना चमचे और कांटे से खाना सीखने के बाद बार एट लॉ कहलाएगा। क्यों जी, ऐसे ही होता है ना, वहाँ बार एट लॉ ऐसे ही दिया जाता है। जी हाँ, वहाँ वकालत नहीं सिखाई जाती, वो एटिकेट सिखाया जाता है। हाउ यू हैव टू बिहेव, व्हाट यू हैव टू वियर एंड व्हाट यू हैव नॉट टू वियर, व्हाट यू शुड से एंड व्हाट यू शुड नॉट से। तो उसमें मजाक में जितने भी बार एट लॉ हैं वो बोला हमें तो सिखाया गया कि दाएं हाथ की तरफ पे चम्मच रखा जाना है या बाएं हाथ की तरफ पे रखा जाना है, और जब आप खाना खा लें तो क्या करना है, और फ्रांस में रहेंगे तो कैसे चम्मच रखने हैं, और इंग्लैंड में रहेंगे खाना खाने के बाद तो आपको चम्मच कैसे रखने हैं। ये सीख कर के हम बार एट लॉ हो गए।
वो इंडिया में आकर के प्रैक्टिस करेंगे। सर, आउटफ्लो टोटल एजुकेशन का बाहर की कंट्रीज में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके पढ़ने का विद इन लास्ट 2 ईयर्स, मतलब पोस्ट कोरोना, 4 गुना बढ़ गया है। अब आप अंदाज लगाइए। एक बात, मद्रास हाई कोर्ट में भी मुकदमा चला, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट में भी आया। उन्होंने कहा नो, प्रैक्टिस यहां नहीं करेगा फॉरेनर। प्रैक्टिस वो तभी करेगा जब यहां आकर के वो यहां के कोर्स को पास करे। He has to be qualified in our subjects। और टेरिटोरियल वाइज है, हम कृषि प्रधान देश हैं। उत्तराखंड के अंदर 2 तरह के लैंड लॉज अभी भी हैं। बिहार के अंदर रूरल एरिया के अंदर, जिसको आपने अब झारखंड में जोड़ दिया, 4 तरह के रेवेन्यू लॉज हैं। वो वहां के, बनारस का अपना रेवेन्यू लॉ है। ये ट्रेडिशनल मेथड्स हमारे यहाँ रहे हैं। इनको समझने के लिए यहाँ का कानून जानना ज़रूरी है कि इंग्लैंड के कानून से तुम यहाँ एग्रीकल्चर कराओगे। वहाँ तो हवाई जहाज उड़ाया और बीज फैला दिए, हो गई फसल। हमारे यहाँ तो सिस्टम यह है कि कल ही बारिश अगर हो गई है इलाहाबाद के अंदर तो किसानों के बीच में हाहाकार मचा हुआ है। वी आर सो मच अटैच्ड विद आवर लैंड। इन सर्कमस्टांसेस में फाइनली ये हुआ नहीं, लेकिन कमर्शियल मेथड्स के लिए, आर्बिट्रेशन वगैरह के लिए उन्होंने कहा भाई अगर बीसीआई समझता है तो रूल बना ले। तो आने वाले को रोकने के लिए तो बीसीआई ने जो किया वो मैंने आपके सामने रखा, रूल बनाया। तो कहा अगर यहाँ प्रैक्टिस उसको करनी है तो यहाँ के वकील को अपने साथ रखना पड़ेगा। जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट, अगर मैं वहाँ जाके बहस करना चाहूँ तो सुप्रीम कोर्ट के एक AOR कहलाते हैं, AOR को मुझे अपने साथ रखना होता है, तब मैं बहस कर पाऊँगा। सेकेंड पार्ट, यहाँ प्रैक्टिस वो नहीं कर सकता। आर्बिट्रेशन वगैरह के अंदर भी अगर उसको आना है तो अब रूल बन गए हैं, रजिस्ट्रेशन करना होगा। वैसे एक बात इसी समय मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ LLM करना भी आसान नहीं है। 12% या 15% या 20% रिजल्ट रहता आया है कि 15 लोग 20 लोग LLM में ज्वाइन किए और 4 या 5 लोग पास हुए एक बार में। जी 80 लाख रुपए दे दीजिए, 8 महीने घूम करके चले आइए, LLM की डिग्री फॉरेन कंट्री से आपको मिल जाएगी। अब आप समझ लीजिए क्या पोजीशन हो गई है। सेकंड पार्ट है, इसी हफ्ते के अंदर मना किया गया है। जो आपकी बात कही थी वो सच है। फॉरेन कंट्रीज के यहाँ पर रीजनल सेंटर्स खुलने जा रहे हैं। यहाँ की संस्कृत यूनिवर्सिटी से मैं फेल हो जाऊंगा तो डॉक्टर आनंद जी ज़रा संभल के रहिएगा। मैं उस फॉरेन कंट्री में पैसा लगा करके आपकी जितनी बड़ी डिग्री में मैं फेल हुआ हूँ उससे डबल डिग्री ले लूँगा। ये सच है। मैंने उस विषय की बात करी है जो मेरी जननी है, मेरी माँ है संस्कृत, उसकी डिग्री मेरे को अगर जो है वो ऑक्सफोर्ड देने लगेगा तो बोलिए क्या रहेगा। लॉ में मना किया है, उन्होंने कहा लॉ से इसको बाहर रखिए, लॉ हम नहीं देंगे। लॉ यूनिवर्सिटी हाँ देंगे जब वो हमारे कोर्सेज पढ़ाएगा, जब वो यहाँ के संस्कृत को पढ़ाएगा, जो चीज़ यहाँ पर है उसके अनुसार ओरिएंटल साइंसेस को पढ़ाएगा, वेद को पढ़ाएगा, उपनिषद को पढ़ाएगा, उसकी व्याख्या समझाएगा कि कैसे की जानी है, तब हम डिग्री देंगे। लेकिन वो अपने हिसाब से अगर चाहेगा कि पैसा दो डिग्री लो, ये लड़ाई लंबी है। हम डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन
सबको बदनाम तो किया जाता है, लेकिन इनके बिना गुजारा नहीं चलता है। मैं भी डॉक्टर साहब से परेशान रहता हूँ, लेकिन छींक आते ही डर के मारे डॉक्टर साहब पे जाना पड़ता है। अभी आज भी इनकम टैक्स के मेरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो घर आए हुए थे, और साहब मुझे मेरे इनकम टैक्स में कैसे रिटर्न उन्होंने भरा ये समझाने के लिए तैयार नहीं है हाई कोर्ट के वकील को भी। या आप भी समझ रहे हैं सारे लोग कि हाँ वो हम उसको दे देते हैं, वो हमारा बना करके जमा कर देता है, हम उस पर साइन कर देते हैं। सो चुनौतियाँ आपके सामने हैं, संभावनाएं मैंने रख दी हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीडिसिप्लिनरिटी कैसे एनफोर्स होगा, टाइमली एनफोर्स होगा, इन क्वेश्चंस को मैंने इस हाउस के सामने रखा है। लेट्स डिबेट। इससे अच्छा मंच कभी भी मुझे मिला नहीं है। इस पावन जगह पर, जिसको मैं भारद्वाज की पावन स्थली कहता हूँ, इस शुद्ध जगह पे, जागृत जगह पर जब हम आपस में विचार विमर्श करते हैं तो सुंदर और अच्छे सॉल्यूशंस के साथ आगे चलते हैं।